नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज NCERT के तारतम्य अध्याय 7 पर हम पहुंच चुके हैं। ये हमारे अतीत यानी कि इतिहास का कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है और इसमें हम पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले और उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों के दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चिन्हित हैं। उसने सोचा कि आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अशोक के साम्राज्य से। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर अशोक से जुड़ा हुआ है और हम सभी लोग जानते हैं अशोक कोई राजा नहीं, एक सम्राट थे। तो शुरू करते हैं इनके बारे में, इनकी जानकारियों को जोड़ने के बारे में और इनके क्रम के बारे में। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इनके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण कराए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेख क्या होते हैं, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले कर दी थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो अशोक स्तंभ, शेरों वाला अशोक स्तंभ। ये किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था, इसलिए इसे अशोक स्तंभ बोलते हैं। और इसी अशोक ने कई स्तंभ, लेख, शिलालेख और कई अभिलेख उत्तीर्ण करवाए थे बड़े बड़े पत्थरों पर, जिनमें से एक ये सारनाथ का अशोक स्तंभ है जिसका अभी अपन ने जिक्र किया है। नोट और इन पर इसका जो है चित्रण मिलता है। आइए जानते हैं वंश के बारे में। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य के विस्तार से साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर आने जाने का रास्ता पड़ता था। शायद नगरों से व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी या शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों के लोग भिन्न भिन्न तरह के क्या करते थे? भाषाएं बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहां तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। ऊपर के हिस्से पे अगर आप देखें तो इस मानचित्र में आपको दिखेगा कुछ संकेत जिसमें अभिलेखों की प्राप्ति स्थल और महत्वपूर्ण नगर बने हुए हैं। तो रेड वाला जो है अभिलेखों की प्राप्ति और ब्लैक पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण नगर है। ऊपर से शुरुआत करें तो हमको कंधार में अभिलेख मिले, लंपक में मिले, शहबाजगढ़ी, मनसेरा, यहाँ पर हमको क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। तक्षशिला क्या है? एक महत्वपूर्ण नगर है। कलसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर ये दिल्ली में है, यहाँ पर सब अपन को अभिलेख मिले हैं। लुम्बिनी, यमपुरवा, लौरिया, राजपुर, पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा नगर है। गुज्जर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, उज्जैन, गिरनार, कलिंग, धौली, जौगढ़, सोपरा, सन्नति, मस्की, यरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, ये पूरे जो स्थान थे इन सभी जगह पर अपन को क्या मिले हैं? कुछ साक्ष्य मिले हैं और ये सभी चीजें हमको देखने मिली हैं। इसके अलावा में जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। और उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे? तो ये एक चर्चा का विषय है, आप अवश्य चर्चा करिए। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न है तो जानते हैं, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि मौर्य
साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों में किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे, और इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे और राजाओं के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार के एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, और इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासक किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, पर अक्सर राजकुमार वहां का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि जिन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, प्रादेशिक केंद्रों लेकिन ऐसा लगता है कि जिन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है, वहीं पर ही इनको क्या भेजा जाता था, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मांगों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उनके जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि ये संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। आइए जानते हैं नजराने के बारे में। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया और यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, और मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उनके विवरण को एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर और चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई और उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, और उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। जो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, और वे लगातार 2 रातें एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में लिखा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, और इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने पसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, या पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न है, इस बारे में अवश्य चर्चा कीजिएगा। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं, और वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, और उनमें से यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं
मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म संस्कृत शब्द है, इसका धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या है? अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म में किसी देवता या किसी पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार और शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों को से ही प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदनाएं थीं। उनके साम्राज्य से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, इनके कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व अन्य पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। तो ये क्वेश्चन आता है कि अशोक ने सबसे पहले अपने जो दूत हैं वो कहाँ कहाँ भेजे? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने अपने दूत भेजे। इससे ऊपर वाले हिस्से में देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र के बारे में वर्णन। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। और ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों को आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्रह्मलिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई हैं। मतलब जो ब्राह्मी लिपि है उसमें आधुनिक भारत के ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं और लिपियों में देख सकते हैं। देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मी है, ये देवनागरी हिंदी, इसके बाद बांग्ला, इसके बाद मलयालम, इसको ए आ बनाया हुआ है, और ये तमिल में आ ऐसे बनाया है। तो ये आ बनाने के हर भाषाओं के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद आते हैं अपन अन्यत्र पर। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों की रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार
दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती नहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, मतलब 6400 किलोमीटर लंबी है, तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसमें ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम पर लगना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? जाइए कल्पना करिएगा। कल्पना करो कि तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचार को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। अब आप किस तरीके से इस समस्या को फेस करेंगे? जो ये समस्या है, अगर उसे कल्पना करिए, और अगर आप अपनी इस जगह पर होते जब आपने ये कलिंग का युद्ध देखा होगा और इसमें आपके माता पिता को इतना परेशान देखा होगा, जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई हो, उस स्थिति में जब अशोक अपने दूत को भेजते हैं आपके पास कि अपने धर्म के बारे में, अपने धम्म के बारे में विचार करने के लिए, उसको जानने और अपनाने के लिए, तब आपकी उस समय क्या मनोदशा होगी और आप किस तरह से बातचीत करेंगे उस समय? उस वर्णन को आप इसे सोचिए और बताइए हमें। उपयोगी शब्द: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धम्म। इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई 2300 साल पहले, मतलब 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके अलावा देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं। यह रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन से, चाइना से शुरुआत में क्या होता था, ये मार्ग यूज़ किए जाते थे। किस लिए? रेशम के कपड़े बुने जाते थे, रेशम के धागे के लिए। ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे और ये मार्ग ईरान के शासकों के नियंत्रण में थे। इन सभी के अपने कलर हैं। जो चीनी शासकों के नियंत्रण में थे, ये गुलाबी कलर है। देखो भाई, अब यहाँ पे गुलाबी कलर जो है वो किस हिस्से पर आता है? ये जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है चीनी शासकों के अंडर में आता है। इसके अलावा नीचे दिया होगा, ठीक है, ये जो है ये सारे चीनी शासकों के अंतर्गत आते थे। इसके ये मार्ग जो है, ये जो ब्लू ग्रीन वाले हैं, ये किस में आते थे? ये इस पे ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये आते थे आपके किस में? कुषाणों के नियंत्रण में। ये जो येलोश खाल का है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं, और ईरान के शासकों के नियंत्रण में जो थे वो रेड वाले थे। और फाइनली इस मार्ग का रोमन शासकों का नियंत्रण जो था, पिंक वाला जो रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो ये पूरे साम्राज्य की कहानी है। इनको थोड़ा सा जब आप मैप को अपने बुक में निकालेंगे तब ये प्रॉपरली समझ में आएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो मतलब यूनानी साम्राज्य और इसका चाइना से जुड़ा हुआ हिस्सा जो है ना, इसको बोल सकते हैं रोमन साम्राज्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरे हिस्से को बताया हुआ है। तो किस तरीके से इस पे व्यापार चलता था, इस जगह इस चीज़ को लिखा है। द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के से ये मैप लिया गया है। आइए जानते हैं आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, और जब तक कि शक शासकों का गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ, और अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक अध्ययन करोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से पर शकों का शासन था। यह पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकटक वंश की स्थापना हुई, शासन स्थापित हुआ।
दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 वर्ष पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने शासन किया और लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्के, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। और इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, एक शहर का विकास, उद्योगों तथा व्यापारों में प्रगति, व्यापार में एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन का रास्ता भी की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुईं और ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान रखना। सातवाहन का सिक्का जो है, ये देखिए सातवाहन सिक्का यहाँ उस समय का था। इसके बाद शकों के समय का ये सिक्का है, इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा कुषाण वंश का ये सिक्का है जिसमें ये व्यक्ति बीच में बना हुआ है ना, ये कुषाण वंश का सिक्का है। और ये हिंद यवन का सिक्का। तो जो सिक्कों के चलन की खोज हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? हिंद यवन से ही हुई थी। वह हिंद यवन के राजाओं ने सबसे पहले क्या करे थे? सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। अब इसकी बेहतर जो जानकारी है वो जब मैं आपको इनके बारे में डीपली बताऊंगा तब अपन शुरू करेंगे। अभी सिर्फ इनके बारे में जानो कि जो एक्चुअली मौर्य काल है जो वो आज से 2300 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो मौर्य काल के 2300 वर्ष शुरू होने से पहले 2200 वर्ष तक किसका शासन था? तो उस समय किनका शासन था? मतलब 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य के पतन हो गया और उसके स्थान पर कई नए राज्य उदय हुए। तो 2300 मतलब जो समय तक ये मौर्य साम्राज्य चला, 2300 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य चला, उसके बाद ये ना मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई 2300 साल से पहले, 2300 साल से पहले हुई थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने बहुत सारी जो डीपली जानकारियां समझी, बहुत सारे विस्तृत गूढ़ आदेश इन चीज़ों को समझा, कई जगह के जो लेख अभिलेख लिखे गए हैं उन सभी के बारे में समझा। और मेन बात हमने यहाँ पर अशोक के साम्राज्य होने की कहानी को समझा। अशोक एक राजा नहीं थे, एक साम्राज्य था उनका और एक सम्राट थे वो। तो एक बहुत बड़ा राजा, एक बहुत बड़ा सम्राट जिसने अपने आप ने मतलब राज्य को विस्तृत किया और एक युद्ध विराम की नीति को अपनाकर उसने धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसने अपने भारत देश के अलावा अब विदेशों में तक अपने इस धर्म को फैलाने के लिए अपने दूत भेजे और उन सभी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। ऐसी ही अच्छी बातें एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार आपके साथ हमारा जारी रहेगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों हमें कमेंट करिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है तब तक लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।